एज ए लाइन प्रोड्यूसर काम करना, इसकी शुरुआत कैसी हुई आपकी? मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था मैं इस इंडस्ट्री में आऊँगा। बहुत ही स्कैटर्ड है पूरी इंडस्ट्री है। ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है? ये तो 1 लाख करोड़ से ऊपर की इंडस्ट्री है ईयरली। 1% मार्केट शेयर भी नहीं है इंटरनेशनल सिनेमा का हमारे पास। आज की डेट में हम 0.0% पे बैठे हुए हैं। आपके साथ इसके पीछे मेन रीजन क्या है कि भोपाल और मध्य प्रदेश अब एक पहला चॉइस बन गया है शूट्स के लिए? द बेस्ट पार्ट अबाउट भोपाल इज भोपाल, मुझसे कई लोग बोलते हैं कि भोपाल स्टूडियो बनना चाहिए। मैं बोलता हूँ भोपाल खुद अपने आप में एक लाइफ फिल्म सिटी है। हम राजनीति फिल्म का एक हमारा सीक्वेंस था जिसमें हमें हेलीकॉप्टर लैंड कराना था कोटा मैदान पे। हमें ये नहीं पता था कि हेलीकॉप्टर की परमिशन भी लेनी पड़ती है लैंड कराने के लिए। जो भी आपको रिक्वायर्ड टैलेंट होता है तो वो भी आपको लोकल भोपाल से ही मिल जाता है कि आपको बाहर से भी हायर करने की जरूरत पड़ती है? आप अभी लापता लेडीज देखिए, उसमें 90% एक्टर्स भोपाल के हैं। हम लोग ज़्यादा सेंसिटिव हो गए। शूटिंग हमारी आश्रम की हो रही थी, कुछ लोग वहाँ पर पहुँचे सेट पे हमारे, उनमें से कुछ लोग एग्रेसिव हो गए जिन्होंने हमारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। वहाँ पर एक फिल्म थी, मैं नाम नहीं लूँगा उस फिल्म का, मेरे पास स्क्रिप्ट आई, मैंने उसकी स्क्रिप्ट पढ़ी और मैंने डायरेक्टर से कहा कि सर ये शूटिंग मैं नहीं कर पाऊँगा आपके साथ। स्क्रिप्ट पढ़ के मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यार इसमें जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है। नमस्ते, आप सबका स्वागत है स्पॉटलाइट स्टोरीज़ में। क्या आपको पता है कि एक मूवी कैसे बनती है? एक मूवी को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कितनी बड़ी है? इन सारे सवालों का जवाब आज हमने जाना फिल्म लाइन प्रोड्यूसर सैयद ज़ैद अली जी से। और ऐसे ही अमेजिंग पॉडकास्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और हम आपको ये अश्योर करते हैं कि हम और भी अच्छे और भी बड़े गेस्ट को हमारे चैनल पर लाएंगे ताकि आपको डिफरेंट डोमेन के इंडस्ट्रीज़ का नॉलेज और एक्सपीरियंस मिले। नमस्ते। स्वागत है आपका स्पॉटलाइट स्टोरीज़ में। थैंक यू सो सबसे मच। पहले तो थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। और ये पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए होगा क्योंकि एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो शायद आम जनता को पता भी नहीं चलती है। तो हम कोशिश करेंगे वो सब चीज़ों के बारे में आपसे जानने के लिए। तो सबसे पहले ज़ैद मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये फिल्म लाइन इंडस्ट्री में आना और एज ए लाइन प्रोड्यूसर काम करना, इसकी शुरुआत कैसी हुई आपकी? सो बेसिकली ये प्लान नहीं था बिल्कुल भी। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था मैं इस इंडस्ट्री में आऊँगा। सो मुझे याद है प्रकाश झा साहब भोपाल आए हुए थे राजनीति फिल्म की स्काउट करने के लिए। कौन सी ईयर की बात है? ये 2008 की बात है। अच्छा। सो मेरे जो फादर हैं जुल्फ़िकार अली साहब, वो किसी ने उनका नंबर मेरे प्रकाश जी को दिया कि ये जो है ये हेल्प कर सकते हैं आपकी कई जगहों पे। मेरे फादर ने आउट ऑफ कर्टेसी, जो कि हम आमतौर पर छोटे शहरों में होता है, अगर कोई मदद के लिए आया तो हम उसकी मदद करते हैं। सो फादर ने कुछ मदद करी उनकी जगह पे, तो आउट ऑफ कर्टेसी उन्होंने पूछ लिया मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला मुझे नहीं पता, मेरे बच्चों को देख लीजिए। तो मेरे जो बड़े भाई हैं ज़ुहैब, उन्होंने डायरेक्शन में ज्वाइन किया, मैंने प्रोडक्शन में ज्वाइन किया एज एन इंटर्न। अब जब मैं उस जगह पे गया, उस जगह को देखा, तो ये समझ में आया कि बहुत सारी चीज़ों के लिए, हर चीज़ के लिए लोग अलग अलग भाग रहे हैं। लोकेशंस के लिए अलग कोऑर्डिनेटर के पास जा रहे हैं, एक्टर्स के लिए अलग जा रहे हैं, और हर चीज़ के लिए ये बहुत ही स्कैटर्ड है पूरी इंडस्ट्री है। इस दौरान मुझे ऐसा लगा, एक ज़रूरत महसूस हुई कि हम क्यों नहीं एक ऐसी कंपनी बनाएं जो कि इस पूरे हर एक चीज़ को एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन कर सके। तो उस टाइम पे जन्म हुआ हमारी ज़ील एंटरटेनमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का। उस टाइम पे मैंने एक कंपनी शुरू करी और तब से हम इस इंडस्ट्री में काम करना हमने शुरू किया। क्या एज थी तब आपकी? मैं 18 साल का था। अच्छा, 18 ईयर्स। 18। तो बट डिफ़िकल्ट तो रहा होगा बिकॉज इसके पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं हो। देखिए, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे उस टाइम पे डिफ़िकल्ट ईजी ऐसे कुछ कंसेप्ट दिमाग में था ही नहीं। जब हमने उस चीज़ को करना स्टार्ट किया तो वो सरप्राइजिंगली चीज़ें होती जा रही थी बस। जैसे मैंने कहा ना, आपका प्रोफेशन जो है ना, आप कभी अपने प्रोफेशन को चूज़ नहीं करते होगे, आपका प्रोफेशन आपको चूज़ करता है और इवेंचुअली आप वो राइट फिट हो जाते हो उस जगह पे जहाँ के लिए आप बने होते होगे। तो आई थिंक मेरे केस में वही हुआ कि जो मैं शायद इसके लिए बना था, इवेंचुअली मुझे वहाँ पर वो फिट हो गया जाके। तो सबसे पहले आप ऑडियंस को आप बताइए कि एक लाइन प्रोड्यूसर क्या होता है और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है? सो बेसिकली एज अ लाइन प्रोड्यूसर वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। सो हमें प्रोड्यूसर्स हायर करते हैं उनके बिहाफ में प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, जिसमें कि हम बात करते हैं इक्विपमेंट्स मैनेजमेंट, इक्विपमेंट से लेके जो क्रू है उनकी हायरिंग से लेके एक्टर्स की हायरिंग से लेकर कंप्लीट फाइनेंशियल बजटिंग जो होती है, फिल्म कितने में बनेगी, कितने दिन में बनेगी और कहाँ बनेगी, क्या क्या लोकेशंस होंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरे पास स्क्रिप्ट्स आती हैं, मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, स्क्रिप्ट पढ़ के मैं बताता हूँ प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को सजेस्ट करता हूँ कि ये सीन इस लोकेशन पे शूट किया जा सकता है या फला सीन अलग लोकेशन। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, स्त्री फिल्म की बात करते हैं हम। स्त्री 1 के लिए जब अमर कौशिक भोपाल आए पहली बार, सो एजेंडा ये था कि हम भोपाल में शूट करेंगे स्त्री को एंटायरली। कहानी उसी तरीके से लिखी गई थी, सारी चीज़ें थी।
तो मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे एहसास हुआ कि यार ये लोकेशन जो है, ये मैंने एक इंटेल की एड फिल्म शूट करी थी 2014 में मैंने, चंदेरी के अंदर, वो पहला शूट था हमारा। तो मैंने कहा ये जगह आई थिंक वर्क कर सकती है। तो मेरी अमर भाई से बात हो रही थी, तो मैंने अमर भाई से कहा, मैंने अमर भाई एक ये जगह है, उसे देख सकते हैं। तो हम गए, हमने देखा उसको, और उसके बाद आई थिंक रेस्ट इज हिस्ट्री। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये एक हिस्सा होता है कि फिल्म कहाँ शूट हो, कैसे करें उस चीज़ को, क्राइसिस मैनेजमेंट, परमिशंस वगैरह, वेंडर्स मैनेजमेंट। तो ये पूरा एंड टू एंड एग्जीक्यूशन जो होता है वो एक लाइन प्रोडक्शन कंपनी करती है। तो मेन रीज़न क्या रहा था स्त्री 2 का जो शूटिंग चंदेरी में हुई है, वो मतलब वो हिस्टोरिकल जो वहाँ पे एक वाइब है, देखिए वो था मेन रीज़न? देखिए हमारा पहला जो ब्रीफ था स्त्री के लिए, स्त्री 1 के लिए, स्त्री 2 के लिए, वो स्त्री 2 में तो बट ऑफ कोर्स क्योंकि वो कंटिन्यूटी वाली स्टोरी थी तो हमें चंदेरी से शुरू करना था उसको। स्त्री 1 में हमारे पास ब्रीफ ये था कि एक छोटा शहर, इसके जो स्त्री के जो राइटर थे, जो फर्स्ट स्त्री में जिन्होंने लिखा था, राज निंदुमुरु, तो राज एंड डीके काफ़ी फेमस डायरेक्टर्स भी हैं आजकल। उनका गांव है विजयवाड़ा, राज जी का, हैदराबाद के पास एक जगह है। तो उस गांव में एक स्टोरी थी कि एक स्त्री आती है और वो लोगों को उठा के लेके जाती है। कि तो लोग क्या करते हैं, अपने घर के बाहर लिख देते, तो ओ स्त्री कलाना, उस तेलुगु में लिखते थे, उन्होंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया। तो थॉट ये था। अच्छा। तो हमें बहुत बड़ा शहर हो नहीं सकता था, और गांव में भी हम ये चीज़ नहीं कर सकते थे, तो हमें दोनों के बीच में एक जगह चाहिए थी, इसलिए भोपाल का सिलेक्शन हो रहा था। तो ये बिल्कुल कुछ इससे हिस्टोरिकल या ऐसी किसी चीज़ से उसका लेना देना नहीं था। बट इवेंचुअली हमने फिल्म जब लोकेशंस देखी तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर अकोमोडेट की गई उसके बाद। तो जैसे कोई भी वेन्यू अगर सिलेक्ट करते हैं तो उसमें मेन रोल प्रोड्यूसर का होता है कि डायरेक्टर का होता है? देखिए डायरेक्टर का होता है, मेन कॉल डायरेक्टर का है। देखिए इसमें होता ऐसे है कि दोनों हैंड ऑन हैंड, मतलब एक साथ चलते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबल होता है कि एक गिवन बजट में उसको फिल्म को बनाना है, और डायरेक्टर का अपना एक विजन होता है कि यार मैं इसको ऐसे बनाना चाहता हूँ। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक फिल्म में कर रहा था, तो उसमें डायरेक्टर ने ये बोला था कि यार हमें रेलवे स्टेशन पे एक सीक्वेंस करना है कि एक्टर हीरो हीरोइन की जो आखिरी सीन है वो रेलवे स्टेशन पे शूट होगा। अब रेलवे बड़ी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी होती है शूट करने के लिए। तो डायरेक्टर है रिक्वेस्टेड, प्रोड्यूसर ने रिक्वेस्ट करा कि सर ये बजट में नहीं बैठ पा रहा है हमारा। फिर बाद में उस सीन को चेंज करके हमने बस स्टेशन पे किया। तो इस तरीके के डिसीजंस, क्रिएटिव डिसीजंस जो होते हैं वो डायरेक्टर लेता है, और मॉनेटरी डिसीजंस जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स देते हैं। तो दोनों हैंड ऑन हैंड ही चलते हैं आई थिंक मोर लेस। और आप उन दोनों के बीच में जो ब्रिज है, हम उनके बीच के ब्रिज का काम करते हैं। हम ये इंश्योर करते हैं कि जो भी लोकेशन हम दे रहे हैं वो प्रोड्यूसर के दिए हुए बजट में हो, या जो भी रिसोर्सेज हम उनको चाहिए हम उस बजट और उस गिवन टाइम फ्रेम के अंदर दे सकें। अच्छा, तो अभी तक भोपाल में टोटल कितनी ऐसी मूवी शूट हुई होगी, और उसमें से कौन सी मूवी जो हिट है, जो सब लोग हम जानते हैं उसके बारे में? देखिए काफ़ी सारी फिल्में हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 2008 से काम करना शुरू किया है, तो 2008 से लेकर अभी 16 साल हो गए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 482 प्रोजेक्ट शूट हुए हैं मध्य प्रदेश में, और 482 में से मैंने 437 करे हैं। ओके। और इसमें से जो फेमस फिल्म्स आप कह सकते हैं, राजनीति एक फिल्म फेमस फिल्म है, आरक्षण है, सत्याग्रह है, चक्रव्यूह है, संजू है, स्त्री है, पंचायत है, गुल्लक है, इसके अलावा आपका टॉयलेट प्रेम कथा है। इसके बाद क्या नाम से आपकी काफ़ी सारी वेब सीरीज़ यहाँ पर, जैसे लूडो करके राजकुमार राव की आई थी, वो यहाँ पर है। ऐसे करते हुए मतलब आयुष्मान खुराना की डॉक्टर जी आई थी यहाँ पर। सो काफ़ी सारी हैं इस चीज़ की। पुनियन सेल्वन साउथ की एक फ़िल्म करी थी हमने, अभी इंडियन 2 रिलीज़ हुई है कमल हसन की, वो हमने की थी यहाँ पर, तमिल फिल्म थी। इसके बाद हमने क्या नाम से अभी रिसेंटली एक उड़िया फिल्म ख़त्म करी है, वो भी अभी आने वाली है। तो अच्छा है, काफ़ी डिफरेंट जॉनर की टीवी शोज़ यहाँ काफ़ी फेमस यहाँ पर शूट होते हैं। पुराने जितने भी आप देखते हैं उस ज़माने के जितने थे, जैसे कबूल काफ़ी फेमस हुआ था, बेइंतहा था, स्टार प्लस के काफ़ी शोज़ थे। अब तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कई बार खुद नाम भूलने लगता हूँ क्योंकि इतने नाम हो चुके हैं। तो आई थिंक काफ़ी कुछ हुआ है यहाँ पर। तो ऐसे कौन सी मूवी आपके हिसाब से आपको लगता है कि भोपाल एकदम से लाइमलाइट में आ गया उस मूवी के शूट के बाद? देखिए पहली फिल्म फॉर श्योर 100% राजनीति, इट गोज विदाउट सेइंग, क्योंकि राजनीति एक ऐसी फिल्म थी, इतने बड़े स्केल की फिल्म थी वो, और उसने ही सबसे ज़्यादा भोपाल को हाईलाइट किया है कि एक जगह है नॉर्थ इंडिया में जहाँ पर की शूटिंग संभव है। आपके हिसाब से इसके पीछे मेन रीज़न क्या है कि भोपाल और मध्य प्रदेश अब एक पहला चॉइस बन गया है शूट्स के लिए? काफ़ी सारे रीज़न है, उसमें एक बहुत मेजर रीज़न है यहाँ के लोग। अच्छा। सबसे बड़ा जो रीज़न मैं मानता हूँ एमपी में, भोपाल में शूटिंग होने का, वो है यहाँ के लोग। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, हम सेल्फी करके फिल्म शूट कर रहे थे अक्षय कुमार जी के साथ, तो लाल परेड ग्राउंड है, हम वहाँ पर हमारी शूटिंग चल रही थी। अब लाल परेड आप समझ सकते हैं शहर के बीच में है, एक तरफ जहांगीराबाद लगता है, इस तरफ न्यू मार्केट है, पूरा एरिया है, पॉपुलेटेड एरिया है। जब शूटिंग हो रही थी, शूटिंग देखने वाले 10 लोग भी नहीं खड़े थे,
अच्छा। कंगना रनावत के साथ मैं एक फिल्म शूट कर रहा था, धाकड़ करके। वो हम इकबाल मैदान में शूट कर रहे हैं और रोड चल रहा है, शूटिंग हो रही है, किसी को कोई पड़ी नहीं है, सब अपने लोगों से आ जा रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा के साथ मैंने चौक बाजार में शूट किया है। मतलब कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं हुआ उससे? दीपिका पादुकोण, सैफ अली खान इब्राहिमपुरे की गलियों से होते हुए खुद बाइक पे बैठ के दोनों घूमते फिर रहे हैं इधर से उधर। तो द बेस्ट पार्ट अबाउट भोपाल इज, भोपाल, मुझसे कई लोग बोलते हैं कि भोपाल स्टूडियो बनना चाहिए, मैं बोलता हूँ भोपाल खुद अपने आप में एक लाइफ फिल्म सिटी है। बिल्कुल राइट। आप इसमें लोगों का एक बहुत बड़ा हाथ है। दूसरा मैं मेजर हाथ मानता हूँ उसके अंदर हमारी जो टीम रही। कोई भी चीज़ को कामयाब बनाने में एक टीम लगती है, तो यहाँ जो टीम हमारे साथ इन्वॉल्व रही वो उनका बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर। जो हमारी फिल्म शूटिंग्स में जो जो लोग काम करते हैं उन सभी का बहुत बड़ा हाथ है। मेरे फादर को मैं बहुत बड़ा क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि उन्हीं के वजह से मुझे चांस मिला, और एक्चुअली हम उन्हीं के वजह से और उन्हीं के संबंधों के वजह से हमारे लिए काम करना आसान हुआ, और उसी की हमारी शुरुआत हो पाई। मेरे ब्रदर जो है ज़ुहैब, मेरे पार्टनर भी हैं, उनको एक बहुत बड़ा श्रेय देता हूँ। इसके बाद क्या नाम से एमपी गवर्नमेंट डे 1 से हमारे साथ जितना कोऑपरेशन में रही है, मुझे नहीं लगता, वन ऑफ द मेजर रीज़न कि हमें आधी रात को भी शुरू में, एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, हम राजनीति फिल्म का एक हमारा सीक्वेंस था जिसमें हमें हेलीकॉप्टर लैंड कराना था कोटा मैदान पर। क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी तो भाई एक्सपीरियंस की कमी, कुछ चीज़ें मिस कर गए हम। हमें पता नहीं था कि लास्ट मोमेंट पे हमें ये नहीं पता था कि हेलीकॉप्टर की परमिशन भी लेनी पड़ती है लैंड कराने के लिए। अच्छा। हमने कोई परमिशन नहीं ली थी उसकी। कोइंसिडेंटली शिवशेखर शुक्ला जी IAS ऑफिसर जो हैं, उनकी भोपाल कलेक्टर हुआ करते थे वो, तो उनसे बातों बातों में बताया गया एक दिन पहले, या आई थिंक शाम हो गई थी, कि सर ऐसा ऐसा सीक्वेंस हम कर रहे हैं, बातें कहना तुम्हें परमिशन लेनी चाहिए इसकी। तो मैंने कहा सर परमिशन कैसे? अब बात होते तो ऑफिस बंद होने का टाइम हो गया, उन्होंने कहा आप एक एप्लीकेशन लेके आइए। रात को 11 बजे ऑफिस खुला है, कलेक्टर ऑफिस, वहाँ से रात को 11 बजे हमें परमिशन जारी की गई है। इतने कॉपरेशन आप मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि किसी दूसरी जगह पे मिलता होगा। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए कॉल पे अवेलेबल होते हैं। अविनाश लवानिया जी हैं, मुझे याद है कि हम लोग, तरुण पिथोड़े जी भोपाल कलेक्टर रहे, तो कोविड का टाइम चल रहा था और किसी को नहीं मालूम था क्या होने वाला है। हमारे पूरा क्रू आके बैठा है, लोग आके बैठे हैं, और हिंदुस्तान का हम पहला शहर थे, पहला स्टेट थे जिन्होंने कोविड के बाद शूटिंग शुरू करी। अच्छा। और जस्ट बिकॉज इन ऑफिसर्स की, एडमिनिस्ट्रेशन की, गवर्नमेंट की, सबके हेल्प की वजह से। और आई थिंक जब पूरी टाइम पर, और हम पहले इंडिया में स्टेट थे जो कि कोविड फिल्म कोविड पॉलिसी लेके आए थे कि कोविड के दौरान फिल्मिंग करनी कैसी है। तो वो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गाइडलाइंस थे कि? गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस है। सो बेसिकली उस टाइम पे इकबाल सिंह वैद साहब चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे। हाँ। और MP टूरिज्म में एक हमारे उस टाइम पे डेप्यूटी डायरेक्टर थे फिल्म सेल के, राम तिवारी जी। सो हमें ये टास्क हमारे पास आया कि भाई शूटिंग शुरू करनी है, मैं आके किस तरह ऐसा करना है। तो ये सारी टीम ने मिलके ये डिसाइड किया कि हम इंडिया की पहली फिल्म टूरिज्म कोविड पॉलिसी बनाएंगे कि कोविड के दौरान फिल्म कैसे करना है, क्योंकि ये ड्यूरेशन किसी को मालूम नहीं था कोविड कितना लंबा चलेगा। बिल्कुल, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी। तो उस टाइम पर फिर सारी टीम ने मिलके, लोगों ने मिलके ये पॉलिसी बनाई वहाँ पर, और शूटिंग शुरू करी यहाँ पर। और हमारी पॉलिसी को देख के फिर बाकी कंट्री ने पॉलिसी बनाई, अलग अलग स्टेट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लोगों ने। ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये? देखिए, अगर कितनी बड़ी है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स अगर मैं बोलूँ आपको, तो हमारा जो रेवेन्यू अगर हम बोलें तो ये तकरीबन 50 से 60 हज़ार करोड़ की एवरेज इंडस्ट्री है ऑन एन ईयरली बेसिस। और फिल्म मेकर्स इट में, और अगर हम इसमें टीवी इंडस्ट्री को भी मिला दें, बाकी इंडस्ट्री को मिला दें, तो 1 लाख करोड़ से ऊपर की इंडस्ट्री है ईयरली। अब मेरा टारगेट ये होता है भाई कि अगर मैं बात करूँ इसमें एक्सपेंडिचर की बात करते हैं हम लोग, तो एक्सपेंडिचर आप समझ लीजिए 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़। मेरा टारगेट ये रहेगा कि हम MP में क्या हम 2% मार्केट शेयर नहीं ला सकते? आज की डेट में हम 0.0% पे बैठे हुए हैं। तो मेरा ये मेरा विजन है कि आने वाले 2 सालों के 3 साल के अंदर मैं मार्केट का 3% मार्केट शेयर MP लाना चाहता हूँ। तो यहीं पे मूवीज़ ज़्यादातर शूट हो, एक इकोसिस्टम क्रिएट हो, सारी रिसोर्सेज यहाँ अवेलेबल हो, हर एक चीज़ यहाँ पर मौजूद हो। अच्छा, जैसे कोई भी बड़े सेलिब्रिटीज, अमिताभ बच्चन जी हो गए, शाहरुख खान, सलमान खान, ऐसे जब बड़े एक्टर्स यहाँ पे आके शूट करते हैं, जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग फैन बेस है, तो उस समय पे आप कैसे क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट और ये सब चीज़ों को टैकल करते हो? देखिए, मैंने आई थिंक मैंने सलमान खान के साथ भी शूट किया है, मैंने आमिर खान के साथ भी शूट किया, मैंने डंकी भी शूट करी है शाहरुख खान साहब के साथ जबलपुर में, और अमिताभ बच्चन साहब के साथ मैंने 2 फिल्में करी हैं, आरक्षण भी किया है, सत्याग्रह भी करी है।
इसमें अब देखिए कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि मैंने जैसे आपको पहले बताया, भोपाल का नेचर। अक्षय कुमार कोई छोटे एक्टर नहीं है, राइट। या सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण कोई छोटे एक्टर्स नहीं है। पहला है होता है यहाँ के लोगों का सपोर्ट, ये मेजर रीज़न होता है यहाँ शूटिंग्स हो रही हैं ये। और दूसरा होता है कि हमें ये चीज़ ध्यान रखना कि हमें लोकल लोगों का भी रिस्पेक्ट करना है। जब मैं कहीं शूटिंग करने जा रहा हूँ तो मुझे ये इंश्योर करना पड़ता है कि मैं जिस जगह शूटिंग कर रहा हूँ वहाँ का क्या सिस्टम है। अब जैसे मैं आपको इकबाल मैदान का एग्जांपल देता हूँ, तो इकबाल मैदान में चारों तरफ मस्जिदें हैं। फ्राइडे को मैं कभी वहाँ शूटिंग नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पर ये जगह इतनी क्राउडेड हो जाएगी कि हम यहाँ कर ही नहीं सकते। अब जैसे कि मंडे जो होता है वो शिव जी का दिन होता है, वहाँ पर हम कभी भी किसी भी, अगर हम भोजपुर मंदिर जाना है, हम कभी मंडे शूट नहीं करने जाएंगे। अच्छा, ये सब चीज़ों को आप ध्यान रखते हैं। एग्जैक्टली। तो हम जैसे कि अब मुझे मालूम है कि कोई रैली निकलने वाली है या कोई तरीके का वीआईपी मूवमेंट हो रहा है, तो हम ये सारा प्लानिंग पहले से करते हैं ताकि किसी भी तरीके से जो रेगुलर ऑनगोइंग ट्रैफिक है या ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ है वो हैम्पर ना हो लोगों की। क्योंकि जब लोग परेशान होंगे तो वो आपको परेशान करेंगे, सीधी फंडामेंटल है। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एक्टर कितना बड़ा है, डेफिनेटली बड़े एक्टर्स के साथ हम ज़्यादा प्रिकॉशंस लेते हैं। लेकिन मैं आपको बड़ा अच्छा, एक हम लूडो शूट कर रहे थे, अनुराग बासु जी की फिल्म हम भोपाल में शूट कर रहे थे। तो उस टाइम पर जो भोपाल के आईजी थे हमारे मैम, तो उनके साथ हम लोग क्या नाम से वो उनका गुजरना हुआ वहाँ से। तो उनका फ़ोन आता कि यार क्या हो रहा है यहाँ पर, हो रहा है घर। मैंने कहा, मेरे फादर साथ में थे जी। मैंने कहा सर राजकुमार राव की शूटिंग हो रही है। तो कहना हमारे पुलिस वाले कोई नहीं है आपके साथ यहाँ पर? नहीं सर, पुलिस की ज़रूरत पड़ती नहीं है यहाँ पर। कहना यार ये तो पुलिस की तारीफ़ है बहुत बड़ी कि भोपाल पुलिस इतनी एक्टिव है कि यहाँ पर हम लोग कोई न्यूसेंस ही क्रिएट नहीं कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज है कि हमें कोई शूटिंग के दौरान कितनी शूटिंग चल रही है, तो आज भी मेरी एक शूटिंग चल रही है भोपाल में, एंड कहीं कोई न्यूसेंस का केस नहीं आएगा आपको। बट भोपाल पुलिस को इंटिमिडेट करने का आपको इंटिमिडेट करना पड़ता है? परमिशन हम उन्हीं से लेते हैं। हाँ। उसके बाद शूटिंग से पहले जाके हम उन्हें इन्फॉर्म भी करते हैं कि कल अगले दिन यहाँ शूटिंग होने वाली, परसों हम यहाँ करने वाले हैं, परसों हम यहाँ करने वाले हैं। कुछ प्लान बदलता है तो उनको हम इंटीमेट करते हैं उस चीज़ को जाके। तो जो भोपाल में ऐसे आपके हिसाब से ऐसे कौन से सबसे बेस्ट स्पॉट से जो पिक होते ही होते हैं शूट के लिए? देखिए वैसे तो हर कहानी अलग होती है, हर स्टोरी की अपनी डिमांड होती है और उस हिसाब से चीज़ें होती हैं। बट कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जो तकरीबन आपको हर फिल्म में आके दिखेंगी, जैसे कि चौक मार्केट, इकबाल मैदान, मिंटो हॉल, बोट क्लब, या जंगल्स की बात करें तो भोपाल के आसपास आपके वीरपुर के जंगल हैं, वो बहुत लोगों को पसंद आते हैं। कैरवा के जंगल हम क्योंकि अब टाइगर मूवमेंट की वजह से हम वहाँ कम कर पाते हैं, लेकिन शाहगंज के जंगल हैं, फॉरेस्ट वाली डिपार्टमेंट। इसके अलावा भोपाल के जो आंगन वाले घर हैं वो बहुत हमारे लगते रहते हैं इस चीज़ की वजह से। इसके बाद हमारे कॉलेजेस हैं काफ़ी सारे, जैसे कि सैम कॉलेज में हम काफ़ी शूट करा। हमने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अभी क्लास फिल्म शूट करी थी वहाँ पर। ओरिएंटल कॉलेज है, IES कॉलेज है, TIT कॉलेज है, इनमें काफ़ी हमारे रेगुलर बेसिस पे शूट्स होते रहते हैं। LNCT है। और अभी तक MP में सबसे बड़े बजट की कौन सी फिल्म बनी है? हमने एप्पल TV की एक फ़िल्म की थी, शांताराम। ये पैरामाउंट पिक्चर्स USA इन्होंने प्रोड्यूस की थी, हॉलीवुड का प्रोजेक्ट था ये। तो ये $100 मिलियन का प्रोजेक्ट था। ओके। तो तकरीबन इसका 900 करोड़ के आसपास, 850 करोड़ के आसपास का बजट था। तो आप उसमें भी एज ए लाइन प्रोड्यूसर था मैं उसमें भी। तो क्या उसका एक्सपीरियंस कैसा था फिर? बहुत अमेजिंग। मतलब देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हर इंडस्ट्री का अपना एक काम करने का तरीका रहता है और हम सब एक दूसरे से अलग हैं। हॉलीवुड अलग तरीके से काम करता है फंडामेंटल वही है, हम सब फिल्म ही बना रहे हैं, लेकिन तेलुगु का वर्क कल्चर अलग मिलेगा, तमिल का वर्क कल्चर अलग मिलेगा, कन्नड़ का अलग मिलेगा, उड़िया का अलग मिलेगा, हिंदी का अलग मिलेगा, और जर्मन फिल्म मैंने करी उसका अलग मिलेगा। अभी एक मैक्सिकन फिल्म करी मैंने रिसेंटली, अभी नेटफ्लिक्स मैक्सिको ओरिजिनल है लूका करके, उसका वर्क कल्चर अलग मिलेगा। तो इन लोगों के अंदर जो बेसिक फंडामेंटल होता है वो जो मुझे समझ में आया कि इन लोगों के लिए क्या नाम से, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं तमिल की बात, साउथ इंडस्ट्री की बात करता हूँ। यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी कि एक्टर्स मेजरली क्रू के साथ आपको खाना खाते हुए मिलेंगे। यहाँ पर पूरा क्रू ऐसा लगता है कि यार ये एक वन गुड बिग हैप्पी फैमिली है, और बहुत प्रोफेशनल लोग होते हैं, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं। और ऑन दी अदर हैंड बॉलीवुड में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि एक्टर्स और क्रू के बीच में थोड़ा सा एक डिस्टेंस होता है। अच्छा। वो अपनी वैनिटी में जाते हैं, वो अपना वहाँ पर पूरा सिस्टम अपने हिसाब से देखते हैं। अच्छा, ये मैं जनरलाइज नहीं करूँगा क्योंकि बॉलीवुड में भी कई एक्टर्स ऐसे हैं जो क्रू के साथ आके काम करना पसंद करते हैं, जैसे राजकुमार राव फॉर एग्जाम्पल। ये श्रद्धा कपूर मैं बोल रहा हूँ, ये लोग हो गए, पंकज त्रिपाठी हो गए, ठीक है। इसके अलावा आपका
बच्चन साहब होगा इसके अंदर। बच्चन साहब इतने बड़े एक्टर हैं, लेकिन बच्चन साहब कोई भी शॉट्स के दौरान वो कभी अपनी वैनिटी के अंदर नहीं जाते। वो सेट पे उनकी चेयर्स लग जाती हैं, उस पर बैठ जाते हैं वहाँ के। काफी ग्राउंडेड है ये लोग। बच्चन साहब का एक मैं बड़ा मज़ेदार आपको बता रहा हूँ। बच्चन साहब, अगर एक्टर्स को सीखना है, जो एक्टर बनना चाहता है, अगर उसे सीखना है प्रोफेशनलिज्म किसे कहते हैं, तो वो अमिताभ बच्चन को फॉलो करे। मतलब 7 बजे का कॉल टाइम है, वो इंसान 6:30 बजे सेट पे होता है। इतने सीनियर एक्टर हैं और उनके लिए एक डायरेक्टर इज़ द किंग। इतना बड़ा एक्टर है, लेकिन वो प्रकाश जी को जी सर, हालांकि प्रकाश जी भी बड़े डायरेक्टर हैं, लेकिन स्टिल उनका ये फंडामेंटल था कि यार ये आई एम डायरेक्टर्स एक्टर, आप मुझसे काम कराओ, कैसे कराना है, कोई नखरा नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब क्या होता है जब शूटिंग्स होती हैं और स्पेशली इतने बड़े एक्टर्स आते हैं, तो लोगों की ख्वाहिशें होती हैं उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने की। ये बहुत नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है। तो हमारे पास काफ़ी से, तो हम क्या करते थे, उनकी जब बच्चन साहब यहाँ पर थे, तो हर दिन कोई ना कोई शूटिंग के लिए, फ़ोटो के लिए रिक्वेस्ट करता था। तो हम हर दिन 2, 4, 5 लोग, 10 लोग, इस हिसाब से हम एक एवरेज आउट हम करके लोगों को वहाँ पर क्या नाम से बुलाते थे, उनकी फ़ोटोज़ होती रहती थी। एक दिन संडे था, बच्चन साहब VIP रोड पे एक जगह है रिजवान बाग करके, वहाँ हमारा सेट लगा था। बच्चन साहब चेयर्स पे बैठे हुए अपना कुछ पढ़ रहे थे बैठे हुए, एकदम से 50-60 लोग आ गए। अब कोई किसी के पहचान का, कोई ब्यूरोक्रेसी से आया है, कोई, और मेजॉरिटी लोग वो थे जिन्होंने कहीं ना कहीं हमें शूटिंग में मदद करी थी। गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइवेट बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस वगैरह, उनकी फैमिलीज है। तो मैंने क्या करा, मैंने सबके लिए चेयर्स लगवा दी। मैंने कहा एटलीस्ट, अब मुझे झिझक हो रही थी, मैं उनसे जाकर बोलूँ कैसे कि यार 50-60 लोग आए, कैसे करेंगे, क्या होगा। तो बच्चन साहब बुलाते सामने से कि ये इतने सारे लोग, मैं कहा सर ये मुझे इतने सारे लोग आए थे, मुझे थोड़ा झिझक हो रही थी आपसे बोलने के लिए, फ़ोटो वगैरह। कहने कम लोग आते तो टेंशन होती, इतने लोगों में तो अच्छा है, बुलाओ सबको। उन्होंने बाकायदा सबको 60 लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवाई, सबको बाकायदा एंटरटेन करा। एक बूढ़ी सी दादी आई थी, उनके पैर छुए झुक के उन्होंने। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये लोग इतने कमाल लोग हैं, इतने कमाल लोग हैं कि यार मतलब मैं इनका फ़ैन हो गया। इसलिए अदर देन स्क्रीन प्रेजेंस तो बहुत कमाल है ही। इसी तरीके का वरुण धवन आपको बहुत अमेजिंग मिलेगा। अच्छा। राजकुमार राव, ये लोग, मतलब मुझे पर्सनली ये लोग बहुत पसंद है। तो जनरली जब हम देखते हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक पेडिग्री चलती है कि भाई आपके पेरेंट्स हो पहले से या कोई फैमिली मेम्बर हो, तो भाई उसको ही आगे एक रास्ता जल्दी मिल जाता है। बिल्कुल सही बोलना है। तो न्यू कमर्स कैसे इसके अंदर आ सकते हैं? देखिए, न्यू कमर्स को आने के लिए बहुत स्कोप हो गया है जब से OTT आया है। न्यू कमर्स के लिए जितने चांसेस बढ़े हैं, मुझे नहीं लगता उतने चांसेस। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमारे लोगों के अंदर अब जैसे कि आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आप क्या करोगे, आपका अप्रोच क्या होगा? आप जाके नीट का एग्ज़ाम दोगे, आप MBBS कॉलेज में एडमिशन लोगे, MBBS करोगे, फर्दर उसकी और पढ़ाई करोगे, फिर आप डॉक्टर कहलाओगे। सेम गोज़ विद इंजीनियरिंग, सेम गोज़ विद रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। राइट। लेकिन दिक्कत यहाँ पर, जब इंसान को एक्टर बनना होता है ना, वो सीधे उठ के पहुँच जाता है। उसे ये एहसास नहीं होता मुझे सीखना चाहिए, मुझे उसके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मेरे स्किल्स बेहतर हों। तो जैसे बाकी प्रोफेशन है, वैसे एक्टिंग भी है। अगर आप सीख के आएंगे तो आपकी इज्जत होगी, चांस मिल सकता है। 110% चांस मिलेगा। हम ढूंढते रहते हैं अच्छे लोगों को। अच्छा। हम 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार लोगों को ऑडिशंस करते हैं, उसके बाद हमें 10 एक्टर्स मिल पाते हैं। तो ये भोपाल से भी निकल के आ रहे हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली भोपाल से बहुत एक्टर्स निकल के आएंगे। आप अभी लापता लेडीज़ देखिए, उसमें 90% एक्टर्स भोपाल के हैं। स्ट्रीम आप देखिए। सो बेसिकली एक्टिंग की हायरार्की ऐसे वर्क करती है कि पहली होती है, सबसे बड़ी होती है प्राइमरी एक्टर्स। प्राइमरी एक्टर्स होगा आपके जो प्रोटोगोनिस्ट होते हैं, मेन हीरो, हीरोइन, विलन वगैरह। फिर होते हैं आपके सेकेंडरी एक्टर्स, जो सपोर्ट कास्ट होती है, जिसमें हीरो का दोस्त, हीरो की माँ, हीरो का बाप, विलन के साथ वाले लोग वगैरह वगैरह। फिर होती है टर्शरी क्लास। टर्शरी एक्टर्स होते हैं जिनकी 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन वाले कैरेक्टर्स होते हैं। फिर आते हैं फीचर्ड कास्ट, जिनकी सिर्फ शक्लें दिखती हैं, फेसेस प्रोमिनेंटली दिख रहे होते हैं, कोई डायलॉग नहीं होते हैं, एक आध 2 डायलॉग हो सकता है। फिर आते हैं जूनियर्स, बैकग्राउंड एक्टर्स जो होते हैं। तो जूनियर्स हमारे यहाँ से ही होते हैं। टर्शरी 100% हमारे पास से होती है कि इवन सेकेंडरी काफ़ी हद तक हम रिप्लेस कर चुके हैं। प्राइमरी में काफ़ी, हमें एक अभिषेक बच्चन की हमारी एक फिल्म रिलीज़ होने वाली है, केडी करके। केडी? हाँ, केडी। अभी हम वर्किंग टाइटल केडी है उसका। MA एंटरटेनमेंट, निखिल अडवाणी प्रोड्यूसर हैं इसके। तो वो अभी हमारी आने वाली है फिल्म। उसके अंदर जो मेन लीड लड़का है, बच्चा है, वो भोपाल से। अच्छा। ऐसे करते करते कई TV शोज़ ऐसे हैं जहाँ से मेन लीड भोपाल से गए यहाँ से। जैसे कि सोनी का एक शो था, नंदिनी देश की बेटी, तेरे शहर में, स्टार प्लस का शो था, उसका मेन लीड जो लड़का है रफ़ी, वो भोपाल का है। तो कोई अगर एक्टर में अपना करियर बनाना चाहता है तो आपको अप्रोच कर सकता है? 100% कर सकता है। मैं आज भी, अगर ही इज अ गुड एक्टर, यू विल गिव हिम द चांस। 100%। और मैं लोगों को रिकमेंड करूँगा कि सीख के आओ।
अच्छा। समझ के आओ कि आप किस प्रोफेशन में जा रहे हो, आपको ज़्यादा इज्जत मिलेगी। एक डॉक्टर होता है डिग्री वाला डॉक्टर, एक होता है झोला छाप डॉक्टर। तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आप थिएटर ज्वाइन करो, बहुत हेल्प होती है कि आपको बेसिक वॉइस मॉड्यूलेशन समझ में आता है, कैरेक्टर ब्रीफ समझने में आसानी होती है कि तो मैं 100% मुझे लगता है मेरे हूँ अवेलेबल, और मैं ढूंढ रहा हूँ लोगों को, आपसे ज़्यादा मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। चलो ये अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट किसी को चांस मिले हाँ, तो डेफिनेटली। काफ़ी अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है उसको। और ना सिर्फ एक्टिंग में, बल्कि कई डायरेक्टर्स यहाँ से निकल रहे हैं, हमारे यहाँ से सिनेमाटोग्राफर्स निकल रहे हैं, प्रोडक्शन डिज़ाइनर्स निकल रहे हैं, साउंड डिज़ाइनर्स निकल रहे हैं। लोगों को सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में दिक्कत ये है कि लोगों को सिर्फ एक्टर और डायरेक्टर नज़र आता है हमारे यहाँ, उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है जो काम कर रही होती है, और वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। बैकबोन वही होती है। एग्जैक्टली। राइट राइट। एक जेद वेब सीरीज शूट हुई थी आश्रम। आश्रम जी, आप ही मैं उसमें लाइन प्रोड्यूसर था उसका। एक इंसिडेंट हमने उस समय पे सुना था कि जी। ऐसा कुछ एक इंसिडेंट हो गया था और काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ था उस जी। टाइम पे। जी। तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल कैन यू टेल मतलब व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? सो बेसिकली वहाँ पर हमारे जो शूटिंग हमारी आश्रम की हो रही थी, तो वी गॉट टू नो कि मतलब कुछ लोग वहाँ पर पहुँचे सेट पे हमारे, और उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। वो किसी चीज़ से अग्री नहीं कर रहे थे। देखिए, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि हिंदुस्तान जो है ना, इट्स अ फ्री डेमोक्रेटिक कंट्री, हर इंसान को अपनी बात रखने का हक है। वो आए, उन्होंने अपनी बात रखी वहाँ पर, उनमें से कुछ लोग एग्रेसिव हो गए, जिन्होंने हमारी गाड़ियों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी वहाँ पर, हमारे लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी वहाँ पर, वो उन्होंने गलत करा। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट जो वहाँ पर मौजूद थी, हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने बहुत प्रॉम्प्टली, मुझे ऐसा लगता है 5 मिनट के अंदर हमारे पास वहाँ पर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन सब लोग मौजूद थे। भोपाल DIG साहब वहाँ मौजूद थे, भोपाल कलेक्टर वहाँ मौजूद थे, DGP मध्य प्रदेश, उन्होंने हमें पर्सनली फ़ोन करके कंसोल करा, CM चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान साहब थे। मुझे लगता है कि इसमें 2 चीज़ें देखने लायक चीज़ें। पहली चीज़ ये है कि हमें ये समझना चाहिए, जब भी कोई शूटिंग किसी जगह पे पहुंचती है, तो वहाँ एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है, लोगों को रोज़गार मिलता है, आपकी जगह प्रमोट होती है, आपके यहाँ टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज होता है, कल्चरल एक्सचेंज होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, कितना गवर्नमेंट का टैक्सेस में रेवेन्यू हो रहा है, हम इतना बेनिफिट। और मतलब मैं आपको जो बेनिफिट जो एक डोमिनो बेनिफिट होता है, जो मतलब वो उसको तो आपको कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हैं, इतनी चीज़ें होती हैं। लेकिन कुछ आपको परेशानी है, आप बात कीजिए आके, आप जो कि लीगल सिस्टम है उसके थ्रू हमसे बात कीजिए, उनसे करिए। ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, बट हमारे साथ हमारी किस्मत बहुत अच्छी रही कि गवर्नमेंट ने बहुत प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड किया हमको, और हमने उस चीज़ को हैंडल किया। बट यही है कि अनफॉर्चुनेट था। मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं लोगों के, और इस टाइप की चीज़ें होती है, और हम लोग देखिए, जनरली हाँ। ऐसी टाइप की मूवीज़ या हाँ। वेब सीरीज़ में हम लोग देखते हैं इस टाइप की चीज़ें, इंसिडेंट सामने आते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों में हम लोग ज़्यादा सेंसिटिव हो गए। कई बार एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट नहीं लेते, एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट के तौर पर नहीं लेते। अच्छा, कई बार हमारी तरफ वाले लोगों की भी गलतियाँ होती हैं, वो जानबूझ के ऐसे टॉपिक पिक करते हैं कि जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करें। तो आप क्या बताते हो ये चीज़ ऐसा कुछ हो सकता है? बेसिकली जब Sensitive मेरे है। पास स्क्रिप्ट आती है कि एक फ़िल्म थी, मैं नाम नहीं लूँगा उस फिल्म का, मेरे पास स्क्रिप्ट आई, मैंने उसकी स्क्रिप्ट पढ़ी, और मैंने डायरेक्टर से कहा कि सर ये शूटिंग मैं नहीं कर पाऊँगा आपके साथ, क्योंकि वो स्क्रिप्ट पढ़ के मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यार इसमें जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है। अच्छा। और ये आएगा तो मतलब देखिए, मैं ये कहता हूँ कि किसी भी रिलीजन हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई जाति हो, या कोई भी ऐसी चीज़ हो, देखिए अगर एग्जाम्पल मतलब कोई सिचुएशनल कहानी का हिस्सा है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट आप किसी रिलीजन को टारगेट नहीं कर सकते पर्टिकुलरली। आप किसी समाज को, किसी सोसाइटी को, मतलब उसको जानबूझ के ऐसी कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए काम करोगे, तो लोग तो रिएक्शन देंगे आपको, फिर आप उसको कुछ नहीं कर सकते आप। लेकिन लोगों को भी समझना होगा कि हर बात पे रिएक्ट नहीं किया जाता, एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट के तौर पे लेना चाहिए। और कई बार आप वो बातें करके अपनी जिस चीज़ को बचाने के लिए आप लड़ रहे हो, उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हो, उसकी थॉट प्रोसेस को बहुत नुकसान पहुंचाते हो। कोई भी रिलीजन हो, मुझे नहीं लगता किसी को मारना सिखाता है कोई, किसी को नुकसान पहुंचाना सिखाता है। तो जब ये आप काम करते हो उस चीज़ के लिए, तो आप उसी रिलीजन जिसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो, उसी को आप ख़राब कर रहे होते हो, उसी का नाम बिगाड़ रहे होते हो आप। वो नहीं होना चाहिए। तो आश्रम के केस में मुझे लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं हुई। उन्हें अपनी बात रखने का पूरा हक़ था, उन्हें आके बात करने का पूरा हक़ था, उन्हें प्रोटेस्ट करने का पूरा हक़ था, उन्हें लोगों को हाथ उठाने का उन पर कोई हक़ नहीं था, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर को, चीज़ों को नुकसान पहुँचाने का कोई हक़ नहीं था।
तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी हो जाती होगी कि भाई एक्टर्स को पहले सेव किया एग्जैक्टली हमारी प्रायोरिटी होती है हमारे क्रू के हर एक इंसान को सेफ्टी सेफ्टी प्रोवाइड करना कि किसी को एक खरोच भी ना आए। और एमपी के अंदर अगर मैं सिर्फ एक इस इंसिडेंट को छोड़ दूं तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे किसी सेट पे या किसी जगह पे कोई तकलीफ़ हुई है लोगों को। तो यही है। और बाकी इवन आश्रम के केस में भी मैं आपको बताऊंगा, हमारी शूटिंग 1 घंटे डिस्टर्ब हुई, बट 1 घंटे के बाद हमारी शूटिंग वापस एज इट इज़ ख़त्म हुई। हमने पूरा स्केड्यूल एज़ पर गिवन स्केड्यूल ख़त्म किया उस चीज़ का। अच्छा, और आपके अभी तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसे कौन से डायरेक्टर हैं जिनके साथ काम करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया हो? बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं यार, मतलब मेरे सारे डायरेक्टर्स मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी बन गए हैं वक्त के साथ साथ। और जैसे अमर कौशिक जो स्त्री के डायरेक्टर हैं, अरे भाई मतलब ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग डायरेक्टर्स आई वर्कड विद। आप साइट में आएंगे ना, आपको हमारे डायरेक्टर डांस करते हुए मिलेगा। रैंडम म्यूज़िक चल रहा होगा और डायरेक्टर हमारा डांस कर रहा है। अनुराग बासु आपको बिना हंसाए वो इंसान छोड़ेगा नहीं। तो दादा, उनको हम सब दादा बोलते हैं अनुराग बासु को। तो मैंने कहा दादा कुछ भी रहता है कि यार बात हो रही है तो मतलब सेट पे जो माहौल रहता है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एंड द वे ये लोग रिस्पेक्ट देते हैं लोगों को। जिस तरीके से किरण राव, मैंने लापता लेडीज़ की मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे किरण राव हैं, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम एक शहर में या गांव में पहुँचे शूटिंग करने के लिए, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या श्रेयस भाई आए मेरे पास, मैं मिलवा रहा हूँ कि किरण जी ये श्रेयस जी हैं, तो जो इज़्ज़त वो मुझे देती हैं उतनी ही वो इज़्ज़त आपको भी देंगी। वो आपको ऐसा लगेगा यार ये ना सिर्फ अच्छे डायरेक्टर्स हैं, बाकी बहुत कमाल के इंसान भी हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपको डायरेक्टर्स में, आपके प्रकाश झा साहब के बारे में एक बड़ी कमाल की चीज़ है कि वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। अगर आपने उनके साथ काम कर लिया तो आप इतना सीख जाएंगे कि मतलब मैं आज भी उनसे सीखता हूँ। मैं अभी कुछ बात होती है तो उनको फ़ोन लगा के उनसे गाइडेंस देता हूँ और बहुत परेशान करता हूँ उनको, कभी फ़ोन लगा देता हूँ। तो मतलब मेरे लिए मेरे फादर की जगह पर है, मेरे मेंटोर हैं, मेरे गुरु हैं वो। तो खैर, तो ऐसे बहुत सारे आशुतोष गोवारिकर, बहुत कमाल डायरेक्टर। आशुतोष गोवारिकर का इतने बड़े डायरेक्टर हैं, इतना मैं उनके साथ मोहनजोदारो करके एक फ़िल्म कर रहा था। तो बहुत जिस तरीके में मुंबई गए हम लोग, तो वो जिस तरीके से आपको रिस्पॉन्स देते हैं, जिस तरीके से इज़्ज़त देते हैं। राजकुमार हिरानी, मैंने 2 फिल्में करी उनके साथ, संजू करी है, डंकी करी है। राजकुमार हिरानी से मैं पहली बार मिल रहा था, सो मैंने क्या करा उनके लिए कि यार ब्रेकफास्ट हम एयरपोर्ट से पिक करेंगे, ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे हम लोग सब लोग। तो मैंने उनके लिए जहनुमा में ब्रेकफास्ट वगैरह के, मतलब यार बड़े डायरेक्टर हैं, 5 स्टार में उनके लिए सब इंतजाम करा। वो आके बोलते हैं यार जैद यार मेरी बहन की शादी भोपाल में हुई थी। अच्छा। और मैं बहुत सालों पहले भोपाल आया था, मैंने इंडियन कॉफ़ी हाउस में मैंने नाश्ता किया था, यार आप मुझे वहाँ लेके चलेंगे? तो मैं उनको वहाँ लेके गया, इतना ग्राउंडेड आदमी। अच्छा, उस टाइम पर रणबीर कपूर के लुक, अच्छा मैं पहली बार मिल रहा हूँ, एंड राजकुमार हिरानी राजकुमार हिरानी, वो फोटोज़ दिखाना चाहिए, देखा आपको कैसा लग रहा है, ये लुक अच्छा लग रहा है आपको, एक्टर का ये लुक रखे हम लोग। तो जो उन लोगों का रिस्पॉन्स रहता है ये बहुत कमाल है। मतलब मुझे लगता है कि मैंने जितने प्रोजेक्ट्स करे हैं उसमें हर एक डायरेक्टर मेरा फेवरेट, मतलब मेरे लिए इतना मुश्किल है फेवरेट चूज़ करना उसमें से, बट ये बहुत कमाल लोग हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं। सबसे ख़राब तो यार भाई मैं किसी को, मतलब देखिए मैं ऑनेस्टली बोलूँ ना यार, हर इंसान आपका आईना होता है। आप जिससे बात कर रहे होते हैं ना, दुनिया में ये बड़ा सब्जेक्टिव चॉइस है। मैं हो सकता हूँ कि मैं आपके लिए बहुत अच्छा हूँ और हो सकता हूँ मैं आपके लिए बहुत बुरा बन जाऊँ। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन है, हम कैसे होंगे। मेजॉरिटी केसेस में जैसे हम होते हैं ना, वैसे ही सामने वाला होता है। अगर कोई उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, और मैं डायरेक्टर्स की स्पेशली बात करता हूँ कि हमारे जो डायरेक्टर्स होते हैं जितने भी हैं, मैंने इतने डिफरेंट डायरेक्टर्स के साथ काम किया हुआ है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, बहुत एग्रेसिव लोगों के साथ भी काम किया हुआ है जो बहुत गुस्से वाले लोग हैं। बट एक चीज़ मैंने सबके अंदर कॉमन देखी है, वो है इज़्ज़त। वो इज़्ज़त सबको देते हैं। अच्छा, जनरली हम लोग एक ये चीज़ सुनते भी है कि ये इंडस्ट्री में ऐसा भी होता है कि पेमेंट इश्यूज़ आते हैं। हाँ। है ना, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो शायद टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं या देते भी नहीं है। तो ऐसा कोई इंसिडेंट आपने कभी कोई फेस किया है? देखिए मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा व्हेन इट कम्स ऑन पीपल आई वर्क विद। मेरे साथ आई डोंट थिंक ऐसा, हमारे पेमेंट्स डिले हो सकते हैं बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई हमारे पेमेंट दे ही ना। तो क्या आप सिलेक्टिव हो जाते हो काम करने के लिए उसके कारण? देखिए हम डेफिनेटली ड्यू डिलिजेंस करते हैं, किसी भी प्रोड्यूसर के साथ काम करने से पहले हम उनकी ड्यू डिलिजेंस करते हैं
कि इनकी बैकग्राउंड, इनकी क्या मार्केट रिपोर्ट क्या है, इनकी मार्केट रेपुटेशन क्या है, कैसे ये क्या करते हैं। और मेरा ये कहना है कि आप जब मार्केट में दुकान खोल के बैठे हो तो आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते। आपके पास जो आएगा सर्विसेज देने, और आपके पास अगर वो सर्विस मौजूद है आप उनको प्रोवाइड करोगे वो चीज़। सो आपको अपनी SOPs क्लियर करनी पड़ती है। मेजॉरिटी लोग जिनके साथ ऐसा होता है वो प्रोफेशनल चैनल के थ्रू काम नहीं करते हैं, वो दोस्ती यारी में काम करने लगते हैं। अरे भाई इन्होंने बोला इनका मैं काम करा देता हूँ। यार आप उनसे लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स कीजिए, लीगल पेपर वर्क कीजिए, अपने जॉब को, अपने डिलीवरेबल्स को डिज़ाइन कीजिए, अपनी सर्विस अच्छी करिए। क्यों नहीं पैसे देंगे वो लोग आपके? और अगर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि प्रोड्यूसर के पास कैश क्रंच हो गया, हो सकती है, बहुत लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है, उस टाइम पर आप उनके साथ बैठ के उन्हें आप उनसे आप लड़ो मत, क्योंकि लड़ना कभी कोई सोल्यूशन नहीं है। आप उनसे सारी चीज़ें पहले से क्लैरिटी के रखो, आपके पेमेंट लेंगे, डिले होगा बट पेमेंट आएगा। तो आई हैव बीन रियली फॉर्चुनेट, मेरा शायद एक भी इंसिडेंट ऐसा नहीं है जिसमें किसी ने मेरे पैसे खाए हों। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी के अगर, और हाँ डेफिनेटली जैसे मैंने कहा ड्यू डिलिजेंस करते हैं। कई लोगों को हमने मना किया है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको हमने मना कराएगा कि सर हम आपके साथ काम नहीं कर पाएंगे। वो पहले से ही आपको बैकग्राउंड पता था उनका। अच्छा 2022 में एक आपको रिकग्निशन मिला था जी, तो आप खुद ही बताइए उसके बारे में, वो क्या था? सो बेसिकली इंडिया और फ्रांस अपना 75th ईयर ऑफ रिलेशनशिप सेलिब्रेट कर रहे थे। तो उस वजह से दे वर फेलिसिटेटिंग पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड इनटू इंडियन एंड फ्रेंच सिनेमा। तो मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ जब मुझे इनविटेशन मिला पहली बार। कैन्स फिल्म फेस्टिवल दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, और वहाँ जाना लोगों के लिए ख्वाब होता है, हमारी इंडस्ट्री के लिए मतलब कह लीजिए ख्वाब होता है। हमारे जो लोग काम करते हैं टॉप बेंचमार्क होता टॉप बेंचमार्क है, मतलब उससे बड़ा आप समझ लीजिए कि नहीं है कुछ और। तो वहाँ जब मुझे इनविटेशन मिला सो आई वाज रियली हैप्पी, एंड वहाँ जाके मुझे पता चला दैट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन एज अ लाइन प्रोडक्शन कंपनी हमने किए हैं। अच्छा, तो वहाँ आपको रिकग्निशन मिला? वहाँ जाके मुझे एक्चुअली वहाँ जाके पता चला। तो एक कुछ हमारे दोस्त थे वहाँ पर इंडस्ट्री के, उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया था वहाँ पर, और हमारा करियर स्पैन 14 साल का था 2022 तक, और हमने तब तक 390 के आसपास प्रोजेक्ट्स किए थे। और जो सेकंड पोजीशन पे थे मेरे बाद, उनका करियर स्पैन 45 ईयर्स का था एंड ही हैव डन 190 प्रोजेक्ट्स। तो प्रोफेशनल फ्रंट पे जब इतना बड़ा आपको रिकग्निशन मिलता है तो उससे काफ़ी हेल्प भी होती होगी? डेफिनेटली मतलब एक ये मेरे खुद के लिए भी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है। दूसरा, इंडस्ट्री में लोग आपको, देखिए हमारे हिंदुस्तान में एक चीज़, आप उसे अच्छी कहें या बुरी कहें, जो भी कहें, बाहर वाला कोई इज्जत दे देता है, घर पे तो इज्जत मिली जाती है। तो वो चीज़ें, हालांकि इससे थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है घर में इज्जत मिले ना तो इंसान को ज़्यादा खुशी होगी। कांस बड़ी चीज़ है, अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आज तक उसको बोलोगे बड़ा प्राउड फील करता हूँ, बट मुझे जो इज्जत घर में मिलेगी ना उसको, वो मुझे ज़्यादा खुशी पहुँचाएगी अपने लोगों के बीच में। यार ये मुझे जानता है। अच्छा, आप अगर मैं किसी एक्टर की बात करूँ तो किसके साथ आपको काम करने में मज़ा आया है? लाइक स्टार्स तो है, हाँ, बट गुड एक्टर राजकुमार राव फॉर श्योर, 110%। वन ऑफ द बेस्ट गाइज टू वर्क विथ। कमाल एक्टर, कमाल प्रोफेशनल इंसान, और मतलब मज़ा आ जाएगा आपको काम करके। हमारा पॉडकास्ट आप करा दोगे नेक्स्ट? बिल्कुल, राजकुमार राव के साथ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ आपको काम करके बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा। पंकज भाई के साथ मैंने तकरीबन 5 से 6 प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, आई थिंक ज़्यादा करेंगे। तो पंकज त्रिपाठी जी को आप, उनकी एक बड़ी कमाल चीज़ है, वो आपको कहीं और मिलेंगे। देखिए आमतौर पे कई जगहों पे क्या होता है कि बड़े एक्टर्स होते हैं, तो हम लोग भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट ये करते हैं कि शायद पब्लिकली मिल जाए तो शायद ना पहचाने, यह हो सकता है वो बहुत भीड़ से घिरे रहते हैं, देख ना पाए कुछ। पंकज भाई एक ऐसे आदमी, वो दूर से भी देख लेंगे ना तो वो हाथ दे के बुलाएंगे, मिलेंगे, मोहब्बत है उनकी बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि ये लोग मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। और भी एक्टर्स हैं, ऐसा ना हो मेरे और भी भाई हैं, सब लोग ही हैं, अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ तो। लेकिन मैं खुश नसीब हूँ कि इन जैसे लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और आपको अगर जैसे कि मैं बात करूँगा, कई ऐसे एक्टर्स हैं, जैसे कि मैं करीना कपूर का बोलूँगा। करीना कपूर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, एज एन एक्ट्रेस, एज अ पर्सन, एंड द वे शी प्रमोटेड मी, आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू हर। हाउ शी प्रमोटेड यू? सो बेसिकली धर्मा में मुझे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। उस टाइम पे शुद्धि करके एक फ़िल्म बन रही थी जिसमें करीना कपूर खुद थी और ऋतिक रोशन थे। अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म बन नहीं पाई, बीच में किन्हीं कारणों की वजह से रुक गई वो फिल्म, बट मुझे धर्मा में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद से फिर हमने क्या नाम से
और फिल्में करी काफ़ी। धर्मा के साथ मैंने योद्धा करी, धर्मा के साथ मैंने सेल्फी करी, धर्मा के साथ मैंने कलंक करी, धर्मा के साथ मैंने क्या नाम से अभी एक धड़क 2 अभी आने वाली है आपकी, जिसमें तृप्ति धीमरी हैं, इश्तिजार चतुर्वेदी है, वो करी। अभी नेक्स्ट मंथ अगले महीने में धर्मा की एक फिल्म और भोपाल में शूट कर रहा हूँ, तो काफ़ी उनके साथ। तो अभी प्रेजेंटली आप भोपाल मध्य प्रदेश में ही काम कर रहे हो? जी, मैं मध्य प्रदेश कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मैंने काम शुरू किया है। हम लोग यूएई में अपनी सर्विसेज हमने पिछले साल शुरू करेंगे। तो इंडिया की बात करें तो क्या अभी मध्य प्रदेश है टॉप प्रायोरिटी इनके लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए? देखिए प्रोड्यूसर्स के लिए सब, देखिए हम जब बात करते हैं हिंदी हार्टलैंड की, हाँ, तो हिंदी हार्टलैंड में हमारे पास क्या आता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात के कुछ, गुजरात वाला एरिया भी आप बोल सकते हैं। जो हिंदी हार्टलैंड जो हम मेन पकड़ते हैं जगहों पे, या बिहार भी कह लीजिए, उसमें अभी सब जो पूरा बेल्ट हम पकड़ते हैं। इसमें मैं, ऑडियंस आपकी भी देख रही है, सब लोग देखते हैं, आप लोग खुद सोच के बताइए सबसे अच्छी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किसकी है? राइट, हमारी है। हमें ये बात प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, दुनिया जानती है। सो शूटिंग के लिए ये बड़ा ज़रूरी होता है कि हम एक पूरी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते हैं हमारे साथ, और कहीं ना कहीं ये किसी भी स्टेट में अगर ज़्यादा शूटिंग्स आ रही हैं, आप ऑटोमेटिकली मान लीजिए उस स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत कमाल है, तभी इतने लोग पहुंच रहे हैं वहाँ पर। तो मैं बहुत प्राउड के साथ कहता हूँ कि वी आर द बेस्ट स्टेट व्हेन इट कम्स ऑन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, वी आर द बेस्ट स्टेट व्हेन इट कम्स ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द क्रू एंड शूटिंग्स। पीस तो है मध्य प्रदेश, बहुत कमाल है। लोग अपने जैसे, मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमा हूँ, मैंने हिंदुस्तान का एक भी स्टेट नहीं छोड़ा है। मैं फॉर्चुनेट रहा, 2012-13 के आसपास मैंने काफ़ी ट्रैवल शोज़ करे, जिसमें फूड रियलिटी शोज़ हैं, ट्रैवल शो, अलग तरीके के शोज़ हैं। तो उस दौरान मैंने हिंदुस्तान को घूमा और बहुत अच्छे से घूमा। और जब आप हिंदुस्तान को घूमना है ना, आप रोडों पे निकलो, आपको मज़ा आ जाएगा। और जब आप दुनिया उसके बाद इंडिया के बाहर भी गया, तकरीबन 15-20 कंट्रीज़ घूमा, तो मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ हमारे स्टेट जैसा जगह मैंने नहीं देखी। व्हेन इट कम्स ऑन पीपल, लोग बहुत कमाल है। अच्छा, तो जब कोई भी बड़े एक्टर्स होते हैं तो उनकी क्या खास रिक्वायरमेंट्स होती है, और कुछ टैंट्रम्स भी होते होंगे? देखिए मैं आपको एक बहुत इसको हम इस तरीके से देखते हैं, टैंट्रम जिसे हम कहते हैं। हम फिल्म मेकर्स, प्रकाश जी की एक बात थी, प्रकाश जी साहब की ने कही थी ये वाली बात, कि एक्टर एट द एंड ऑफ द डे, डायरेक्टर, राइटर, पूरा जो क्रू काम कर रहा है, पूरी जो मेहनत हो रही है, उन सबको स्क्रीन पर रिप्रेजेंट कौन करता है? एक्टर्स। राइट, दे आर रिस्पॉन्सिबल एट द एंड ऑफ द डे कि उनको वो चीज़ पोर्ट्रे करनी है। अब जस्ट इमेजिन, मुझे मेरे एक्टर को दिखाना है कि मेरा एक्टर एक बहुत अपनी हीरोइन को प्रपोज करने जा रहा है और बहुत ही डैशिंग दिख रहा है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। जस्ट इमेजिन उसको मैंने सही से रात में सोया नहीं हो, वो उसकी नींद पूरी नहीं हुई हो, या उसे खाना अच्छा ना मिला हो। तो मुझे बहुत ज़रूरी है मेरे एक्टर को कंफर्टेबल रखना, ताकि वो स्क्रीन पे अमेजिंग दिख सके, ताकि वो स्क्रीन पे वो कर सके जो उसको हम करवाना चाहते हैं। तो अब ये बहुत ज़रूरी है। कई लोग इसे टेंट्रम्स का नाम देते हैं, बट कई बार एक्टर्स अपने आप को उस मूड में रखने के लिए, उस जोन में रखने के लिए इस तरीके की चीज़ें करते हैं। हाँ, मैं इसको भी मानता हूँ कि आजकल बहुत एक्टर्स की कुछ चीज़ें ऐसी शुरू हो गई हैं, आई थिंक वो एक्टर्स से ज़्यादा उनकी एजेंसीज़ की गलती है, उनके जो मैनेजर्स होते हैं उनकी गलती है। अब जैसे मान के चलिए कि एक आपने वर्ड सुना होगा एक्टर एंटूराज, जिसको लेके अभी अनुराग कश्यप ने भी काफ़ी कुछ कहा। अभी हम टी सीरीज़ की एक फिल्म शूट कर रहे थे, उस दौरान भी हमारे इस बारे में काफ़ी लंबी बात हुई। सो होता क्या है कि कई बार कई एक्टर्स प्रोड्यूसर्स का मतलब एक्सेस में, देखिए हम आपका ख्याल रख रहे हैं, हम आपके खाने का ख्याल रखेंगे, हम इंश्योर करेंगे आप बेस्ट कंफर्ट में रहो अपने, बट आप उसको एक्सप्लॉइट ना करें। एंड दिस इज़ फॉर एक्टर्स कि आप, मैंने जैसे बच्चन साहब का एग्जांपल दिया था आपको कि यार इंसान इतना अपने काम को डेडिकेटेड इंसान है, उसे अपने काम के अलावा कुछ पड़ी नहीं है। लेकिन आपको ये पड़ी होती है कि यार मेरे लिए फला कैटेगरी का शेफ़ आया नहीं आया, मेरे पास वो फिजियोथेरेपिस्ट मेरे साथ रहना ही चाहिए, या मेरे साथ मेरे एक मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत है, मेरे पास 4 चल रहे हैं। एवेंचुअली हर चीज़ इकोनॉमिक से जुड़ी हुई है। यहाँ पर हम एक बजट के अंदर चीज़ बनाने बैठते हैं, फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर पूरी क्रू के साथ साथ एक्टर्स भी इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आई थिंक बहुत अमेजिंग रहेगा, बहुत अच्छा हो सकता है। गवर्नमेंट से भी आप लोगों को कुछ सपोर्ट मिलता है या कुछ सब्सिडीज़ वगैरह भी होती है? डेफिनेटली हमें एमपी गवर्नमेंट ने 2020 से 2020 से एक पॉलिसी लॉन्च करी
जो कि एमपी फिल्म सब्सिडी पॉलिसी, फिल्म शूटिंग पॉलिसी है, जिसमें 25% 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और 1.5 करोड़ जो भी कम होगा वह सब्सिडी हमको दी जाती है कि 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और 1.5 करोड़ अच्छा अगर थिएट्रिकल रिलीज है और 1 करोड़ अगर ओटीटी रिलीज है। अच्छा और इसके अलावा कुछ एडिशनल सब्सिडीज़ भी एमपी गवर्नमेंट देती है। और जब से ये सब्सिडीज़ अनाउंस हुई हैं, अब देखिए पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं और जितनी भी उनके अंदर स्टेट्स हैं, सब ने अपने अपने फिल्म कमीशंस बनाए हुए हैं। हर स्टेट फिल्म सब्सिडीज़ दे रहा है क्योंकि हर स्टेट चाहता है हमारे यहाँ शूटिंग्स आए। टूरिज्म भी इससे प्रमोट होता है, बहुत प्रमोट होता है। आप जस्ट इमेजिन, मैं आपसे एग्जांपल देता हूँ, सलमान खान को अगर मुझे एमपी का ब्रांड एम्बेसडर लेना है, सलमान खान मुझसे कितने पैसे लेंगे? ही माइट टेक 10 करोड़ 20 करोड़, ठीक है। देन उसके साथ मैं ऐड शूट करूँगा, उसका सीओपी मेरा जाएगा अराउंड 10-15 करोड़ के आसपास। रन करने का पैसा अलग। देन मुझे 190 कंट्रीज़ में उसको प्रमोट करना है, रन करना है, उसका खर्चा। तो उसका तो आप कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मुझे लगता है 100-200 करोड़ के आसपास चले जाएगा अगर 190 कंट्रीज़ में प्रमोशन है। ये अपने खर्चे पे आते हैं, अपने खर्चे पे रुकते हैं, अपने खर्चे पे कंटेंट बना के अपने खर्चे पे पूरी दुनिया में आपके स्टेट को दिखा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं आपके लोगों के, आपके यहाँ रेवेन्यू को इन्फ्लो हो रहा है, फाइनेंशियल चीज़ हो रहा है। तो सब्सिडी एक बहुत छोटा सा इंसेंटिव है जो हम इनको दे सकते हैं, क्योंकि हर स्टेट दे रहा है तो कहीं ना कहीं हम नहीं देंगे तो हम कहीं ना कहीं उस रेस में पीछे छोड़ते चले जाएंगे। इससे कहीं ना कहीं छोटा ऐसा इम्पैक्ट ही हो, बट एक इम्पैक्ट तो पड़ता होगा। ये एक जेस्चर दिखाता है कि हाउ सीरियस वी आर टू होस्ट फिल्म क्रूज इन आवर स्टेट। और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट शुरू से, हम जो कहते हैं अतिथि देवो भव, हम एक्चुअली उस चीज़ पे बिलीव करते हैं और एमपी गवर्नमेंट इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है। तो जो भी जैसे कोई मूवीज बड़े एक्टर्स आते हैं तो उनका बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का स्टे होता है या एक लंबा स्केड्यूल पे भी वो लोग आते नहीं, हैं? देखिए ये सब्जेक्टिव रहता है। जैसे कि एक्टर्स डिपेंड करता है, अगर जैसे मान के चलिए पूरी की पूरी फिल्म हमारे यहाँ शूट हो रही है, सो ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए लेट्स से एक फिल्म का ड्यूरेशन होता है वो 30-35 डेज से लेकर इट मे गो अप टू 150 डेज और 200 डेज। और उसमें से मान के चलिए अगर 35 डेज का स्केड है तो ईजी आप मान के चलिए 25 डेज एक्टर यहाँ रहने वाला है आपके पास, या 26-27 डेज यहाँ रहने वाला है। इफ़ इट इज़ अ मैटर ऑफ अ लॉन्गर ड्यूरेशन तो यू कैन कैलकुलेट द डिफरेंस। बहुत मतलब उस तरह की पूरे टाइम, मतलब वो तो उनकी ही फिल्म है तो उनको तो रहना ही पड़ेगा यहाँ पर। राइट। वो अलग बात है कि वो छोटे सीक्वेंस अगर शूट करने के लिए आते हैं, जैसे कि अभी मैंने एक फिल्म करी थी औरों में कहाँ दम था, अजय देवगन की साहब की। तो अजय देवगन आए थे, उसके अंदर तकरीबन हमारा टोटल शूटिंग 20 दिन की थी। पूरी फिल्म हम यहाँ शूट नहीं कर रहे थे, एक हिस्सा शूट कर रहे थे। तो अजय देवगन जितने दिन, मतलब 17-18 दिन वो रहे हमारे साथ। और अभी मतलब जैसे जो भी आपको रिक्वायर्ड टैलेंट होता है तो वो भी आपको लोकल भोपाल से ही मिल जाता है कि आपको बाहर से भी हायर करने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, हमें बाहर से भी हायर करने की ज़रूरत पड़ती है कि, और मध्य प्रदेश हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम एमपी से लोगों को लेके आएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें, मेरा टारगेट है यहाँ इकोसिस्टम डेवलप हो। तो ऐसे कौन से डोमेन है जो आपको यहाँ पे इजीली अभी टैलेंट अवेलेबल और ऐसे कौन से डोमेन है जिसमें हमें और काम करने की ज़रूरत मुझे है? लगता है कि हमें बेस लेवल क्रू हमने रिप्लेस कर लिया मुंबई से आने वाला। हमने 6 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट किया। हमने मुंबई से आने वाले हर क्रू प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करी कि आप क्रू के हर डिपार्टमेंट में लोकल लोगों को एज अप्रेंटिस एज ट्रेनीज लीजिए। उनको भले ही पैसा मत दीजिए इनिशियल में, लेकिन उनको एज ट्रेनी लीजिए। तो उसका फ़ायदा ये हुआ, आज मुंबई से आने वाली 50% क्रू हम रिप्लेस कर चुके हैं। लेकिन हमने बहुत बेस लेवल का क्रू रिप्लेस किया, जिसमें स्पॉट बॉय, सेटिंग बॉयज, ड्रेसमैन, असिस्टेंट कॉस्ट्यूम, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, असिस्टेंट सिनेमाटोग्राफर्स, फोकस पुलर्स, इस तरीके के लोगों को हम लेके आए यहाँ पर। मेकअप आर्टिस्ट, स्पेशल इक्विपमेंट ऑपरेटर्स, देन द बेस लेवल क्रू। तो ये हमने करा। अब मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारे लोगों को ज़्यादा प्रमोट करने के लिए उनको मेन जो प्रोडक्शन डिज़ाइन में आना चाहिए लोगों को। प्रोडक्शन डिज़ाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है किसी भी चीज़ के लिए। सिनेमाटोग्राफी में आना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी डिपार्टमेंट है हमारे लिए। तो अब एमपी गवर्नमेंट भी आने वाले वक्त में, वी आर इन टॉक्स विद द गवर्नमेंट एज वेल, कि हम क्या करते हैं कि एमपी के एक्टर्स को जब कोई प्रोड्यूसर कास्ट करता है, हम उसके लिए एडिशनल सब्सिडी देते हैं उनको। अगर वो प्राइमरी एक्टर्स में, सेकेंडरी एक्टर्स में हमारे यहाँ के एक्टर्स को लेंगे तो हमें एडिशनल 30 अप टू 35 लाख की सब्सिडी देते हैं अलग से। हम चाह रहे हैं कि क्रू के साथ भी ये हो, ताकि वहाँ मुंबई प्रोड्यूसर्स या जहाँ से भी आने वाले प्रोड्यूसर्स हैं, दे विल बी कंफर्टेबल एंड दे विल बी मोर आई वुड से मोटिवेटेड टू हायर लोकल टैलेंट एंड लोकल पीपल। अभी हम लोग अनुराग कश्यप जी की बात कर रहे थे, मैंने भी उनका इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने एक चीज़ बहुत हाईलाइट करी थी स्ट्रांगली कि एक्टर्स और कुछ लोग ऐसे मेकअप आर्टिस्ट जो बहुत ओवरली पेड है, ओवर पेड है, एकदम काफ़ी हाई है एक्चुअली, और कुछ ऐसे हम लोगों के क्रू में जो बैक एंड पे काम करते हैं वो काफ़ी अंडर पेड है। तो ये क्यों होता है और इस गैप को कैसे मीट आउट किया जाए? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आप
क्या बात सही है ये जो उन्होंने बताई है? बिल्कुल सही है, 100% You agree with it? मैं 100% एग्री विद इट कि ऐसा है। और बट उसके साथ साथ ये भी चीज़ है कि एक्टर को क्यों ज़्यादा पे किया जाता है। अभी जैसे मैंने लास्ट आपसे यही कहा कि एक्टर हम सब की मेहनत को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और आप कभी भी फिल्म ये देखने नहीं जाओगे कि इसके लाइन प्रोड्यूसर सैयद ज़ैद अली हैं। आप फिल्म इसलिए देखने जाओगे कि इसमें रणवीर कपूर है, इसमें शाहरुख खान है, इसमें आमिर खान है, इसमें अक्षय कुमार है, इसमें सैफ अली खान है, ऐसे ही जाओगे फिल्म देखने। ये पंकज त्रिपाठी हैं, राजकुमार राव हैं, इसलिए आप फिल्म देखने जा रहे होगे। सो जो मार्केट फोर्सेस होती हैं वो इंश्योर करती हैं उस इंसान को पे मिले जिसके वजह से ऑडियंस आ रही है। तो इसलिए एक्टर्स को पैसा ज़्यादा मिलता है। वो आई थिंक एक हद तक जस्टिफाइड भी है कि दे आर गेटिंग द क्राउड, इसलिए उनको ज़्यादा पैसा मिल रहेगा। लेकिन कई बार एक्टर्स अभी जो मैं देख रहा हूँ, अब जैसे मुझे अगर आप देखें आजकल आपने जो एक्टर्स का सुना होगा, कोई 20 करोड़ फीस ले रहा है, 50 करोड़ फीस ले रहा है, 100 करोड़ फीस ले रहेंगे। यार हर कंटेंट की अपनी एक वैल्यू होती है कि हर कंटेंट की कैपेसिटी होती है कि यार ये कंटेंट 30 करोड़ कमा सकता है। जिस दिन मैं 35 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ में बनाने लग जाऊंगा, प्रोड्यूसर्स को लॉस होने लग जाएगा। वैसे भी लॉस होता है कई बार, अभी भी 90% फिल्में लॉस में जाती होंगी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यार भी थोड़ा सा यार संभालना चाहिए। एक्टर्स की फीसेस बहुत एक्सपोनेंशियल बढ़ चुकी हैं एंड दे शुड अंडरस्टैंड दैट। मिल रही हैं अभी, बट अगर ऐसा चलता रहा बहुत आगे तक नहीं चलेगा ऐसा। दैट्स व्हाट आई फील एंड आई कंप्लीटली एग्री विद अनुराग जी कि उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा। सो अभी आप इतने अपने बिजी स्केड्यूल में कैसे वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करते हैं, कैसे फैमिली को टाइम दे पाते हैं? देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जो मैरिड राइट? आई एम मैरिड, आई हैव गॉट 2 daughters एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अभी आपने एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है, अभी जाकिर खान साहब कॉमेडियन जो है अपने, हाँ। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि जितना काम हम बताते हैं ना मर्द औरतों को, उतना काम हम करते नहीं हैं। वरना अगर उतना काम कर देता तो यहाँ से इंडिया अर्थ से लेकर मार्स तक हम ब्रिज बना चुके होते। तो वक्त तो निकल आता है, ये आपके ऊपर आप कितना निकालना चाहते होगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप डेडिकेटेडली 6 घंटे भी काम कर रहे हो दिन में, ऑब्वियसली दिन अलग अलग होते हैं, उसमें नंबर ऑफ आवर्स बढ़ते भी हैं, बट आपका फोकस ये होना चाहिए कि अगर आप चाहते हो आप अच्छा काम करो, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अच्छे काम करने के लिए आपकी पर्सनल लाइफ भी सॉर्टेड होनी चाहिए, तभी आप प्रोफेशनल लाइफ में बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। हमेशा था घर से 100%। तो मेरे लिए तो मेरी फैमिली सबसे पहले, उनको पूरा क्रेडिट जाता है। मैंने जो कुछ भी लाइफ में अचीव किया है, जो कुछ भी मुझे मिला है, मेरे फादर, मेरी मदर, मेरे भाई, और शादी के बाद मेरी वाइफ, और अब मेरी डॉटर्स। सो दे आर द सोर्स ऑफ माई एनर्जी, दे आर द सोर्स ऑफ माई हैप्पीनेस कि मैं इतना जो कर पा रहा हूँ मेरी लाइफ में। और आप अपनी फैमिलीज़ को आपको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, इर्रिस्पेक्टिव आप अपने काम में थोड़ा आगे पीछे कर लो, 19-20 कर लो चलेगा, फैमिली लाइफ में कभी 19-20 मत करना यार। मतलब आपको आज नहीं तो कल वो इफ़ेक्ट देगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से सुकून में हो फिर आप दुनिया जीत लोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो जनरली सर एक पहले तो हम देखते थे कि मूवीज़ बनने में काफ़ी टाइम भी लगता था। अब अगर एक मूवी स्क्रैच से लेकर एंड तक बनती है तो लगभग उसमें क्या टाइम ड्यूरेशन लगता है? जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए हम 3 हिस्सों में फिल्म को डिवाइड करते हैं, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में हमारी स्क्रिप्ट डेवलपमेंट्स होते हैं, क्रू हायरिंग्स होती हैं, स्केड्यूल तय होता है, लोकेशंस फाइनलाइज होती हैं, और फाइनली हम उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि अब हमें शूट करना है। तो प्री प्रोडक्शन का ऐसा कोई गिवन टाइम फ्रेम नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि वो इट कैन बी 6 months minimum, it can be 1 year, it can be 2 years, and it can be even 3 years प्री प्रोडक्शन। इट्स ऑलवेज सब्जेक्टिव, बट मिनिमम एक 6 महीने का ड्यूरेशन रख सकते हैं। प्रोडक्शन का जो पार्ट रहता है, अगेन इट्स वेरी सब्जेक्टिव कि आप क्या कंटेंट बना रहे हैं। अगर मैं महाभारत जैसी कोई फिल्म बना रहा हूँ और मैं उम्मीद करूँगा मैं पूरा उसका कुरुक्षेत्र वाला युद्ध भी ले लूँ और ये सारी चीज़ें भी ले लूँ, तो मुझे चाहिए वक्त उसको दिखाने के लिए, मेरी स्क्रिप्ट में क्या लिखा आएगा। तो जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो स्क्रिप्ट पढ़ने के साथ साथ मुझे ये भी समझ में आ जाता है ये कितने दिन में शूट होगी, क्योंकि हर चीज़, जैसे कि आप सुन के शायद सरप्राइज होंगे, हम जो 12 घंटे हमारी एक दिन की शिफ्ट हमारी 12 घंटे की होती है। अच्छा। और उस 12 घंटे में से हम जो डेली शूट करते हैं तो हम फुटेज जो निकलता है हमारे 2.5 से 3 मिनट का फुटेज निकलता है। राइट। और कई बार केसेस में अगर मैं बोलूँ, कई डायरेक्टर्स के केसेस में बोलूँ तो कई बार 30 सेकंड का फुटेज भी मिलता है। अच्छा, पूरा 12 घंटे शूट करने के बाद। और हम जो स्क्रीन पे आप फिल्म देखते हैं, आप 2 घंटे 2.5 घंटे की फिल्म देखते हैं, मैक्सिमम 3 घंटे की फिल्म देखते हैं, हम एक्चुअली उसे 5 साढ़े 5 घंटे शूट करते हैं।
और फाइनली एडिट के बाद वो हमारी वो उस ड्यूरेशन पे पहुंचती है फिल्म अपनी। तो इट कैन, प्रोडक्शन टाइम पीरियड कैन बी 25 days, 20 days, 30, 35 days, इट मे गो अप टू 150 days, इट मे गो अप टू 300 days। तो ये ऑलवेज सब्जेक्टिव। उसके बाद आता है आपका पोस्ट प्रोडक्शन वाली बारी, कि आपकी एडिटिंग होगी, आपकी VFX होंगे, आपकी साउंड डिज़ाइन होगा, आपका डबिंग की ज़रूरत है वो होगी, और पूरा होगा। उसके बाद एक और नया वर्जन आगे आएगा, वो है प्रमोशंस। उसके बाद हम रिलीज़ करने से पहले ये देखते हैं कि ये फिल्म किस सीज़न में आएगी तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। हमारी फिल्म अभी क्या हो गया है कि हिंदुस्तान में थिएटर्स बहुत कम है। हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में जो थिएटर स्क्रीन्स हैं, आई थिंक वो हैं अराउंड 10-11 हज़ार 12 हज़ार के आसपास स्क्रीन्स हैं कुल मिला के, जिनमें से 7,000 तो अकेली साउथ में है, और उनमें से भी 12,000 में से हार्डली 8,000 7,000 वर्किंग है। तो ये बड़ा टारगेट हो जाता है कि हर इंसान को स्क्रीन्स चाहिए। 2,000 फिल्में शूट हो रही हैं तकरीबन हिंदुस्तान में हर साल, सारी लैंग्वेजेस में मिला के। अब रिलीज़ सबको करना है, स्लॉट इतना सा है, तो किसी को 200 थिएटर मिल रहे हैं, किसी को 300। तो फिल्म जब प्लान कर रहे होते हैं तो वो ये देखते हैं कि आपको कौन से वक्त में सबसे ज़्यादा थिएटर्स मिल पा रहे हैं, ये आपकी फिल्म के सामने कौन सी फिल्म आ रही है। तो ये पूरे मैथ के साथ मिला के अगर मैं बात करूँ तो इट मे टुक फ्रॉम 3 years to 5 years to 6 years to make one film. It can be done if we are talking about a minimum period. मैंने जैसे स्त्री-1 जब मैंने करी थी, जब मैं पहले दिन शूट पे था, मेरे हाथ में रिलीज डेट थी, तो हम 1 साल के अंदर भी कर सकते हैं। हाँ, जैसे अक्षय कुमार के बारे में हमने सुना है कि वो काफ़ी कम ड्यूरेशन में करते हैं और साल में उनकी 2-3 मूवीज़ भी आती है। देखिए, अक्षय कुमार बहुत ही प्रोफेशनल इंसान है। वो उनका ये है कि भाई उन्होंने बोला मैं 8 घंटे शूट करूँगा, तो वो 8 घंटे शूट करते हैं। 8 घंटे वो पूरी तरीके से डायरेक्टर के होते हैं, और उनका ये कहना है कि तुम 40 दिन में फिल्म ख़त्म करो। वो सब्जेक्ट ही इसे पिक करते हैं। अब जस्ट इमेजिन, अगर मैं अक्षय कुमार को एक ऐसे बाहुबली टाइप की फिल्म आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर मैं बाहुबली ऐसी फिल्म उनसे करवाऊंगा अक्षय कुमार से, तो जो राजामौली ने प्रभास के साथ किया 5 साल लगे, उन्हें भी 5 साल लगते। तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है, ये सबके लिए अलग अलग वर्क करती है। फिर आपने जैसे 400 के ऊपर आपने बताया प्रोजेक्ट्स किए आपने, तो लाइन एज अ लाइन प्रोड्यूसर तो यू हैव वर्क, बट कभी और कोई दूसरी फील्ड में इंटरेस्ट है कि डायरेक्शन में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, या ऐसा कुछ सोचा है आपने आगे जाने का? या मुझे ऐसा लगता है भाई कि जो काम में आप बेहतर होते हो ना, अच्छा, उसको आपको और एक्सप्लोर करना चाहिए कि आप उसमें और कितने और है एक्सप्लोर करने के लिए। अच्छा, मेरे हाँ बिल्कुल, बहुत एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। अभी तो हमने इंटरनेशनल मार्केट को टच नहीं किया सही तरीके से। अगर आप दुनिया में देखें, आप हिंदुस्तान में 1% मार्केट शेयर भी नहीं है इंटरनेशनल सिनेमा का हमारे पास। जो टोटल इंटरनेशनल सिनेमा इंडिया के बाहर शूट होता है, भले ही वो ईरानी सिनेमा हो, फ्रेंच सिनेमा हो, अरबिक सिनेमा हो, आपका क्या नाम से इंग्लिश सिनेमा हो, आपका मतलब ज़माने भर की लैंग्वेजेस में जो काम होता है, कोरियन सिनेमा वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सिनेमा, कोरियन स्टेक, चाइनीज़ सिनेमा हो, तो ये जो इतना सिनेमा बन रहा है, ये हिंदुस्तान में 1% भी शूट नहीं हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ये इतना बड़ा स्कोप है लाइन प्रोडक्शन में अभी कि मुझे इन लोगों को यहाँ लेके आना है, और वो कैसे करना है उसी के लिए हम लगे हुए हैं अभी। अच्छा, जैसे हम देखते हैं कि जनरली जब कोई बच्चे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो उनके पेरेंट्स जनरली मना करते नहीं, इंडस्ट्री सही नहीं है, थोड़ा सा नेगेटिव ज़्यादा थॉट्स आते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं बोलता हूँ कि लोगों से दुनिया बनी है, और दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों तरीके के लोग हैं। आपको क्या लगता है, मतलब मैं इसको अगर हम बात करें एक्सप्लॉयटेशन की वर्क प्लेस पे, तो आपको क्या लगता है कॉर्पोरेट में एक्सप्लॉयटेशन नहीं है? हमें ये नहीं करना कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में लोग कैसे हैं। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हमारे यहाँ केसेस ज़्यादा इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे यहाँ लोग ज़्यादा अवेयर हैं, लोग ज़्यादा आवाज़ उठाने के दम रखते हैं, हमारी बात ज़्यादा सुनी जाती है। जस्ट इमेजिन, एक लड़की का केस आया था नोएडा के यहाँ, उसने सुसाइड किया था अपनी वर्क प्लेस पे। शी वॉज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉई, हर बॉस वॉज हरासिंग हर एंड शी कमिटेड सुसाइड। उसकी न्यूज़ कितनी दिखाई गई। ऑन दी अदर हैंड, अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री से कोई ऐसा केस होता है, खुदा ना खास्ता या अल्लाह ना करे इस तरीके का कुछ केस होता है, तो मीडिया उसे कितना हाईलाइट करेगा। दूसरी इंडस्ट्रीज़ के केसेस हाईलाइट नहीं हो रहा है, इसका मतलब वहाँ इस तरीके का नहीं हो रहा है क्या? सो इट्स अपॉन यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कहूँगा कि आप जैसे मैंने कहा, किसी भी इंडस्ट्री में जब आप एंटर करते हैं, आप अवेयरनेस के साथ अंदर आएँ। आप उसको सोचें कि मैं इस जगह पे आ रहा हूँ, मुझे कभी भी किसी को फेवर्स दे के काम नहीं मिलेगा। मैं अगर 20 करोड़ 30 करोड़ की फिल्म बना रहा हूँ, और लेट्स से एक लड़की मेरे पास आती है कि सर मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ, आप मुझे फिल्म में ले लो, तो मैं 30 करोड़ की फिल्म ख़राब कर लूँगा उस चक्कर में। मैं फिल्म बनाने बैठा हूँ। ये काम करते हैं चिरकुट कैटेगरी के, जो बिल्कुल मतलब सॉरी फॉर द लैंग्वेज, कि बेवकूफ़ लोग, जो भी कह लो उनको आप। मैं पॉडकास्ट पे थोड़ा सा फैमिली ऑडियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, वरना मैं अलग वर्ड्स इस्तेमाल करता। राइट, कि ये वो उन लोगों का काम है, और लोगों को अवेयर होना पड़ेगा कि कई लोग मेरे पास मैंने जितना अवेयरनेस मैं खुद क्रिएट कर सकता था मार्केट में,
कि किसी भी तरीके के फेवर्स की वजह से आपको काम नहीं मिलता, आपको काम आपके खुद के टैलेंट की वजह से मिलता है। आप डिजर्व करते हो उस जगह पे रहना, तभी आप आते हो। अगर आप ये चीज़ें करना शुरू कर दोगे कि सब मैं किसी को फेवर कर दूंगा तो मुझे काम मिल जाएगा, भाई नहीं मिलेगा काम इस तरीके से। और मिल रहा है तो भाई तुम्हें तुम्हारे टैलेंट की वजह से मिल रहा है, तुम्हें फेवर की वजह से काम नहीं मिल रहेगा। और दूसरा येगा कि लोगों के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर आपको ये ध्यान होना चाहिए, इतना सेंस होना चाहिए कि आपको कैसे, हाँ हमारी इंडस्ट्री में लोग, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मैंने कभी मेरे पूरे करियर में किसी एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती होते हुए नहीं देखा, या किसी फॉर दैट मैटर किसी इंसान के साथ कोई ज़बरदस्ती उससे कोई काम कराते हुए नहीं देखा। एंड हैंड ऑन माई हार्ट ऐसा ही होता है। ये लोगों की बेवकूफ़ी होती है कि उनके दिमाग में एक पर्सपेक्टिव बन गया होता है कि मैं इंडस्ट्री में जाऊँगा या जाऊँगी और मैं फेवर्स ऑफर करूँगा या करूँगी तो मुझे काम मिल जाएगा। वहाँ तो बहुत सारे लोग बैठे हैं भाई, आप फ्री का फेवर्स तो बांटते फिरोगे तो हर इंसान लेने लग जाएगा। मिसकंसेप्शन बना हुआ है। एग्जैक्टली, आप ये मत करो भाई, ये नहीं करना है मेरी भाई बहन जो भी हो, मत करो ये काम। इंडस्ट्री में आगे जाना है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने टैलेंट के दम पे आगे जा सकते हो, आप किसी के फेवर्स के दम पे आगे नहीं जा सकते हो। ग्रेट ग्रेट। सो ऐसे एक्टर्स हैं जो आ रहे हैं, चाहे वो एक्टर्स हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, कैमरामैन हो, जो भोपाल और मध्य प्रदेश से आना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए एक मैसेज है आपका? देखिए, आप लोगों के लिए मेरा एक मैसेज सबसे ज़्यादा यही रहेगा, पहली चीज़ सीख के आएँ, क्या कर रहे हैं ये जान के आएँ। हम यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए बैठे हैं। गवर्नमेंट काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी कर रही है जिससे हम चाहते हैं कि आप आगे आएँ और यहाँ पर कंट्रीब्यूशन बने, एक इकोसिस्टम क्रिएट हो हमारा पूरा। और ये इकोसिस्टम तभी बनेगा जब आप सबका सही होगा, आप सब लोग सब साथ में आएंगे। मैं हूँ, आप मेरी कंपनी है, आपके साथ हम इस माध्यम के थ्रू मैं आपको आज बता रहा हूँ कि जो भी लोगों को मेरी मदद चाहिए मैं अवेलेबल हूँ, मेरी टीम अवेलेबल है। प्लीज़ आप कांटेक्ट कीजिए, ईमेल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाटएवर मीडियम यू फील कंफर्टेबल विद, सो वी आर देयर फॉर यू। ग्रेट, इट वाज अ इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इट्स अ प्लेजर। और आप बस एक मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप स्पॉटलाइट स्टोरीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, एंड दे हैव बीन डूइंग एन अमेजिंग जॉब। मुझे लगता है कि आप तक ये सब बातें पहुंचाने के लिए इनकी जो मेहनत होती है उसको भी अप्रिशिएट करें, कि आप तक ये सब बातें पहुंच सकें, सही लोगों से आपकी बातें सही तरीके से करवाई जा सकें। सो प्लीज़ सपोर्ट देम एंड आई थिंक आई विश देम अ वेरी बेस्ट ऑफ लक।